हाय गाइस, हेलो। ये देखें आरएस, जब आप E2 स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले वो आप यहाँ पे इस वाले को क्रिएट अ न्यू E-views वर्क फाइल, ये आपके पास आ गया। यहाँ से आप करेंगे ये डाटा रेगुलर फ्रीक्वेंसी में पहले आप जो भी करते थे अब आप करेंगे इसमें बैलेंस पैनल। बताता हूँ, एक दफ़ा मैं यहाँ पे करता हूँ, उसके बाद मैं उसको यहाँ रख दूँगा आप लोग एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी, बैलेंस पैनल आपने कर दिया। यहाँ पे जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने डाटा आपको शो किया वो एनुअल बेसिस पे है, एनुअल रखा है इसको। स्टार्ट डेट थी उसकी 1960 और एंड डेट थी 1978। अच्छा, ये आपसे पूछेगा नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शंस। अगर वो कंट्री लेवल का डेटा है, हर कंट्री आपका जो है क्रॉस सेक्शन है। अगर फर्म लेवल का डेटा है, हर फर्म क्रॉस सेक्शन है। तो वो मैंने आपको शो किया कि 18 कंट्रीज़ का डेटा है। यहाँ आपने मेंशन कर दिया 80, ओके किया। अच्छा, अब आपसे पूछेगा वो कि आपको वेरिएबल्स कौन से रखने हैं। तो वेरिएबल्स बेसिकली हमारे पास हैं ये। अच्छा, इनको हम रीनेम कर लेते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं सिंपली LG का। अब है पता नहीं क्या ये, मुझे अंदाज़ा नहीं है इसका। किसी से जानवर का नाम और ये शायद जो है वो लॉग ऑफ इनकम INC, इनकम आगे P पर कैपिटा माइट भी हो। ठीक है जी, इसको हम नाम दे देते हैं INC का। डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं डेटा, हम डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ये आ के मिला अरे तो नहीं, डेटा नहीं है। कुछ लिखेंगे डबल क्लिक करें, डबल अब चला गया, डबल क्लिक दोबारा भी कर लें और इसको LC है, इसको हम क्या अच्छा, अब हमने नाम रखे हैं ये वाले रखे हैं। LG को मिटाना होगा सर, स्पेस हटानी पड़ेगी। अच्छा जी, अब ये देखें, इसने हमें जो डिज़ाइनिंग करके दी है डाटा की, ये 160 का मतलब है फर्म 1 या कंट्री 1 ईयर 60। इसी के बाद फर्म 1 ईयर 61, फर्म 1 ईयर 78, इसके बाद फर्म 2 ईयर 60, फर्म 2 61। इसने खुद ही आपको डिज़ाइन करके दे दिया। अब आप जो है यहाँ से इस डेटा को कॉपी करें। अब ये आपको पता होगा कि कंट्री 1 बेसिकली यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, नहीं ऑस्ट्रिया है, और कंट्री बेल्जियम है सेकंड वाला। आपने यहाँ से इसको कॉपी किया, पूरा पूरा ये ऐसे ये आपके पास आ गया डेटा। अच्छा, अब हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल उससे बेसिक से। सबसे पहले आप गए यहाँ पे।
अच्छा मैं ये करता हूँ कि आप लोग साथ साथ फिर कर लेंगे, ये मैं आपको बनी हुई फाइल दे देता हूँ ये भी उसकी, ये एक्सेल दो। नहीं एक्सेल आप उसकी उससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। एक्सेल सेंटर। हाँ ये इसका नाम है टेबल 1670। ये मैंने ऊपर कुछ से इसमें चेंज किया जो मैंने शॉर्ट नेम रखे हैं, बाकी ये ओरिजिनल डाटा गुजराती की बुक है। जी हाँ, उसके बाद जो है वो आपने ईयर एनुअल या जो भी फ्रीक्वेंसी है वो चूज़ की, स्टार्टिंग ईयर एंडिंग ईयर लिखा, तो वो नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन पूछेगा आपने वो ऐड कर दिए। इस वाले डाटा के अंदर है 18, अगर आपने कम का लिया ज़्यादा का लिया तो वो आप कर लें। पेस्ट कर लिया आपने? ये सर मेरे पीसी में तो ना ही फ्रीज है और ना ही इंटरनेट। टेबल 16 रहेंगे जी। तो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। सर अभी आपका मैंने किया था कॉपी अभी। जी सर। अभी अभी आया है मेरे ख्याल से, आप पेस्ट करो। अच्छा पता नहीं मैंने किया कि मैंने, चले देखने को आप सबके पास शो हो रहा है। जी सर। आरिफ देखो शो हो रहा है डेटा, पीसी नहीं चल रहा। अब यहाँ किसी न किसी के साथ बैठ जाओ। पीसी खराब हो गया मेरा भी नहीं चल रहा। ठीक है जी, तो डाटा ज़रा ई व्यूज़ में इसको पुट करें अपना अपना। मरवा ये अगले दोनों पीसी नहीं काम कर रहे। ये है टेबल 16_17। ये मैंने इसमें रख दिया आपका स्टूडेंट लैब तक वो जो सर्वर वाला ड्राइव है। ए व्यूज़ में ओपन कर लिया। चले अगर ए व्यूज़ में कॉपी कर लिया फिर आप आ गए यहाँ पे, इसके बाद हो गया आप लोगों का आज। चले हरिया अभी हम नॉर्मल डिग्रेशन करेंगे। हाँ चलो आप फिर मैं जाता हूँ, आप बैठो मैं बताता जाता हूँ फिर से। सही है। ठीक है जी, हो गया। चले अब आप करें इस पे नॉर्मल रिग्रेशन रन। चलें जी उसमें ज़्यादा रखो इसमें। अच्छा डिपेंडेंट पता नहीं, अब इसमें वेरिएबल का पता नहीं, हम एनजी को डिपेंडेंट रख देंगे, लेकिन ये नहीं हमें पता कि एनजी है क्या, बाकी के वेरिएबल्स क्या है, तो अंदाजे से हमने जो है वो ठीक है ये हो गया। जस्ट ओके कर दिया। ये जो भी रिजल्ट्स हैं अभी आप उनको रिपोर्ट नहीं करना, सारे सिग्निफिकेंट हैं। ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं इसकी, इससे ज़रा उस पर वापस एस्टिमेट पे क्लिक करें, वो एस्टिमेट साथ साथ ये ठीक है। ये सिंपली आपके पास मेथड में शो हो रहा है लीस्ट स्क्वायर, ठीक है। अब यही चीज़ आपकी है PULS जैसे पैनल लीस्ट स्क्वायर। तो अब ये कर रहे हैं, जब इसके रिजल्ट्स आपके पास आ गए उसके बाद आपने इस पे अप्लाई करना है नॉर्मल OLS और POLS बात एक ही होती है। हाँ, अगर पैनल के केस में है तो वो POLS बन जाएगी पैनल OLS, अगर सिंपल है टाइम सीरीज तो सिंपल OLS रहेगी। अच्छा ये आपने रिजल्ट्स ले लिए, ओके करते हैं। इसके बाद आपने अप्लाई करना है इस पे
ब्रूश पैगन, ये पता नहीं स्पेलिंग मैंने सही लिखी है। आप जाएंगे व्यू में, व्यू के अंदर ये फिक्स्ड रैंडम इफेक्ट टेस्टिंग सबसे नीचे दो छोड़ के ये, ठीक है, ये देखिए व्यू में गए, सिंपल ओएलएस रन करने के बाद आप व्यू में गए, व्यू में नीचे से दो ऑप्शन छोड़ के ऊपर आपके पास है फिक्स्ड रैंडम इफेक्ट्स टेस्टिंग, इसमें आप करेंगे सेकंड वन ओमिटेड रैंडम लैग्रैंज मल्टीप्लाई, इसको आपने क्लिक किया। अब सबसे टॉप पे आपके पास आ गया, ये मैंने स्पेलिंग लिखे थे BREUSCH, अरे कहाँ लिखा है दिया BREUSCH, ठीक है, ये आपके ब्रूश पैगन टेस्ट आपने यहाँ पे चेक कर लिया। ये टेस्ट आपको बताता है दो चीज। सबसे पहले आप इसको नल हाइपोथेसिस का याद रखें, अगर यहाँ पे लिखा हो तो ठीक है, अगर नहीं लिखा तो फिर हाँ ये लिखा हुआ है। ये सेकंड पे देखें नो इफेक्ट्स। अब ये नो इफेक्ट का क्या मतलब है, ये उससे नीचे आप ऑल्टरनेटिव देखें, टू साइडेड ब्रूश पैगन एंड वन साइडेड ऑल अदर्स ऑल्टरनेटिव्स। नो इफेक्ट का मतलब है, अब आप याद करें मैंने आपको ये बताया था कि सिंपल रिग्रेशन आपको ये बताता है, उसमें आप मेन कंसर्न होते हैं कि क्या इंटरसेप्ट हर फर्म का अपना अपना है या ये कॉमन इंटरसेप्ट आपको काम देगा। तो नो इफेक्ट का मतलब है कि हर एक का अपना अपना जो है वो इंटरसेप्ट नहीं है, उस अलग अलग इंटरसेप्ट का या अलग अलग क्रॉस सेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं है इसके इंटरसेप्ट पे। सर ये बात दोबारा बता दें सर, समझ जी देखिए ये सब सिंपली आपको ये बता रहा है नल हाइपोथेसिस नो इफेक्ट। अब नो इफेक्ट जो है वो बड़ी ब्रॉड टर्म है कि किस सेंस में नो इफेक्ट। तो मैंने आपको बताया था एक बेस आपकी है पैनल वालेस रन कर दिया आपने, लेकिन उसके बारे में अगर आप ये सोचते हैं कि क्या हर क्रॉस सेक्शन का whether every cross section has different effect on the intercept or not, ये हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि हम एक इंटरसेप्ट लेते हैं तो क्या बाकी में एक इंटरसेप्ट उन तमाम फर्म्स को, जैसे ये 18 कंट्रीज है, क्या वो एक इंटरसेप्ट 18 कंट्रीज को सही से रिप्रेजेंट करेगा? तो ब्रूश पैगन इस चीज को जो है वो डील करता है कि whether the all cross sections have different effects on intercept or not, तो ये कहता है नो इफेक्ट, ये नल हाइपोथेसिस। सर इसमें इसे आप इसको इंटरसेप्ट की ज़बान में बताएं, नो इफेक्ट का मतलब क्या हो गया? हाँ, अब इंटरसेप्ट इसकी जुबान में आप आ जाएं, नो इफेक्ट इसका मतलब है
लिख लें, फिर हम डिस्कस करते हैं कि कैसे या क्यों। सर मुझे एक चीज़ रिवाइज करवाइएगा, जब हमने नॉर्मल रिग्रेशन रन किया था उसके बाद हमने पहले स्टेप क्या किया था? हम व्यू में गए, हम उसके थर्ड लास्ट ऑप्शन में गए फिक्स एंड रैंडम इफेक्ट, वहां से हमने सेकंड ऑप्शन ली लैग्रेंज मल्टीप्लाई। वो नॉर्मल रेगुलेशन के बाद हमने बस यही किया। हाँ अच्छा जी, अब इस राइटिंग का मतलब है क्राइटेरिया हुई। अगर आपका जो प्रोबेबिलिटी है, कभी हम 10% रखते हैं, कभी 5% रखते हैं, तो अगर आपकी प्रोबेबिलिटी लेस देन आर इक्वल टू 5% है, इट मीन रिजेक्ट एच नॉट। अगर वो ग्रेटर है तो फिर एक्सेप्ट एच नॉट। अच्छा, अगर एच नॉट आपका एक्सेप्ट हो गया, इट मीन्स आपने इस वाली चीज को रिजेक्ट किया है, उसने आपसे कहा नो इफेक्ट, आपने उसको रिजेक्ट किया कि नहीं इस चीज को हम रिजेक्ट करते हैं। या इन अदर वर्ड्स, अगर ये आपकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 5% आती है तो फिर आप कहते हैं एक्सेप्ट एच नॉट। ऑल्दो हम टेक्निकली एक्सेप्ट का वर्ड यूज नहीं करते, हम डू नॉट रिजेक्ट का वर्ड यूज करते हैं, लेकिन जनरली फॉर्मली अगर हम कहते हैं कि एक्सेप्ट एच नॉट, तो एक्सेप्ट एच नॉट का मतलब होगा कि नो इफेक्ट को आपने एक्सेप्ट किया। जब आपने नो इफेक्ट को एक्सेप्ट किया तो इट मींस आपने साथ में इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि क्रॉस सेक्शंस का अलग से स्पेसिफिक या सेपरेट कोई इंपैक्ट नहीं है इंटरसेप्ट पे। मतलब इंटरसेप्ट कांस्टेंट है। मतलब कि एक ही इंटरसेप्ट सबको रिप्रेजेंट करता है। हाँ, एक इंटरसेप्ट कांस्टेंट है, वो सबको रिप्रेजेंट करते हैं, और जब वो सबको रिप्रेजेंट करता है तो आपका सिंपल POLS वैलिड है इस स्टडी के लिए। सर ये लेकिन प्रोबेबिलिटी कैसे कंपेयर करें? जैसे आपने प्रोबेबिलिटी बताई कि हाँ तक। अच्छा, अब अगर आपका प्रोबेबिलिटी लेस देन 5% या इक्वल टू 5% है, इट मींस कि यू आर गोइंग टू रिजेक्ट एच नॉट। आपने इस चीज को जो है वो नहीं माना, उसने कहा था कोई इफेक्ट, आपने इसको रिजेक्ट कर दिया, आपने कहा कि नहीं ये रॉन्ग है। अच्छा, जब आपने इसको नहीं माना, इट मींस के इफेक्ट है। अगर इफेक्ट है तो इट मींस के क्रॉस सेक्शन का अपना अपना जो है वो या सेपरेट या स्पेसिफिक इफेक्ट होगा इंटरसेप्ट पे, मीनिंग कि हर क्रॉस सेक्शन का अपना इंटरसेप्ट होना चाहिए। अगर एच नॉट को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो इंटरसेप्ट का सब पे इफेक्ट आ रहा है। अगर आप इसको नल हाइपोथेसिस को एच नॉट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हाँ, तो फिर तो वो इंटरसेप्ट का एक इंटरसेप्ट का फिर एक इंटरसेप्ट सबके लिए इनफ है। जब एक इंटरसेप्ट सबके लिए इनफ है तो फिर इट मींस कि आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं, फिर और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसी के रिजल्ट आपके लिए वैलिड है। लेकिन अब आप देखें आपके केस में क्या है। टॉप की लाइन आपके ब्रोच-पेगन टेस्ट को शो कर रही है, उसमें टेस्ट हाइपोथेसिस में देखें क्रॉस सेक्शन है, टाइम है, बोथ है। क्रॉस सेक्शन में आप देखें वैल्यू जो भी है उसकी 1465, उसके नीचे ब्रैकेट में प्रोबेबिलिटी गिवन है। 0.0। हाँ, अलग से कहीं लिखा नहीं है कि वो प्रोबेबिलिटी है, लेकिन वो बेसिकली प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पर हम रिजेक्ट कर देंगे। हाँ, अच्छा, अब सबसे नीचे आप देख सकते हैं कि वो क्रिटिकल वैल्यूज उसने किस बेस पे ली। उसने कहा कि अगर 1% पे हमने इसको रिजेक्ट करना होता तो 7.28 की वैल्यू इनफ थी। सही। अगर हमने इसको 5% पे करना होता 4.3 की, अगर 10 पे करना होता तो 2.95 की वैल्यू इनफ थी। ये वैल्यू इज प्रोबेबिलिटी। लेकिन आपकी वैल्यू कितनी आई है वहां पे देखें 1465, बहुत बड़ी है सबसे। सो द प्रोबेबिलिटी इज 000, यानी कि आप कहते हैं कि अगर एरर के चांसेस हम 0 भी रखते हैं फिर भी हम रिजेक्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस। एच नॉट सही। सर कंक्लूड क्या करा फिर हमने कि इंटरसेप्ट कंक्लूड हमने ये किया कि हमारी ये प्रोबेबिलिटी लेस देन है 5% के 0.05, हमने रिजेक्ट कर दिया एच नॉट को, और अगर हमने रिजेक्ट कर दिया एच नॉट को, इट मींस क्रॉस सेक्शंस हैव देयर स्पेसिफिक इफेक्ट्स ऑन इंटरसेप्ट। तो हर क्रॉस सेक्शन का अपना इंटरसेप्ट होना चाहिए। सही। ये कंक्लूजन आई यहाँ से। इंडिविजुअली जब हर क्रॉस सेक्शन का अपना इंटरसेप्ट होना चाहिए तो फिर इट मींस कि वी आर गोइंग टू रिजेक्ट दिस वन। POLS हमें एक इंटरसेप्ट देता है, और इस ब्रोच-पेगन टेस्ट ने हमें वेरीफाई कर दिया कि एक इंटरसेप्ट इनफ नहीं है,
तो ये टेस्ट आपके लिए जो है वो फिजिबल नहीं है। अगर ये फिजिबल नहीं है देन गो फॉर FEM और REM। तो फिर आप चले जाएंगे इन दोनों में से किसी एक मेथड पे। ठीक है जी, तो ये सिंपल आपका यहाँ तक का क्राइटेरिया। अब वो आपको वेरीफाई करने दे रहा है कि आप इन दोनों में से किसी एक मेथड पे जाएं। अब फिर से हमारे पास सिलेक्शन आ गई कि इन दोनों में से कौन सा सूटेबल है। अच्छा, अब मैं हाँ, अच्छा, प्रोबेबिलिटी 3 की चेक करनी है। बेसिकली ज्यादा हम कंसर्न होते हैं क्रॉस सेक्शन के साथ, ठीक है। मेनली हम इसकी चेक करते हैं, साथ में टाइम है उसकी अगर आप करना चाहें कर लें, करना वो हम मैंने आपको स्टार्ट से ये बताया था कि हम हर क्रॉस सेक्शन का अलग से इंटरसेप्ट चाहते हैं। हम हर टाइम का तो इंटरसेप्ट अलग से नहीं चाहते कि 1960 का एक इंटरसेप्ट मिले, हमें 61 का एक मिले, तो वो टाइम के साथ हम इतने कंसर्न नहीं हैं। अगर टाइम के साथ हम कंसर्न हो इट मींस कि हम हर साल के लिए भी इंटरसेप्ट मांग रहे हैं, और वो हम कंसर्न नहीं होते। हमारे पास 50 साल का भी डेटा है, एक इंटरसेप्ट पे है, लेकिन हम हर फर्म का हर क्रॉस सेक्शन का इंटरसेप्ट मांगते हैं। तो आप क्रॉस सेक्शन में देखेंगे मेनली आपका वो है कि वो अगर इस चीज को रिजेक्ट कर रहे हैं तो फिर देन गो फॉर द FEM और EM। अब इसका मतलब है कि ये चीज हमारे लिए वैलिड नहीं रही। अब हम जाएंगे FEM पे या REM पे। उसका मैंने बिल्कुल एक आपको देसी सा टोटका ये बताया था कि अगर आपने सारी फॉर्म्स ली हुई हैं जितनी मौजूद थी तो फिर अंडरस्टूड है कि आप FEM लगा लें। फॉर एग्जांपल हम कंट्री की बात कर रहे हैं, दुनिया में अगर फॉर एग्जांपल 210-12 कंट्रीज हैं, अगर आपने सारे ले लिए तो फिर FEM आपके लिए जाना है। लेकिन आपका सॉफ्टवेयर आपको डेटा के बेस पे बता देगा कि FEM आपके लिए बेटर है या नहीं। अब हम जाएंगे फिर से एस्टिमेट पे क्लिक करें। यहाँ तक ये एक स्टेप आपका क्लियर हो गया। यहाँ से आपको लीड मिल गई कि आपको FEM या REM के लिए काम करना है। ये आपका आ गया मेन वही वाला जहाँ पे आप कमांड लिखते होते हैं। अब आप जाएंगे पैनल ऑप्शंस में, वो सेकंड वन, ठीक है जी। क्रॉस सेक्शन को आपने रैंडम कर दिया ये। अच्छा, अब ये इसका मतलब नहीं है कि आप स्टार्ट से ही अपनी मर्जी से रैंडम इफेक्ट को फॉलो कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये हमारा एक और टेस्ट है, वो इसकी बेस पे काम करता है। उस टेस्ट का नाम है बेस्ड ऑन based on Houseman test, we will decide which method is suitable. तो ये हाँ, तो ये जो हमने यहाँ पे रैंडम चूज किया है, ये बेसिकली हम हाउसमैन टेस्ट के लिए कर रहे हैं। हाउसमैन जो टेस्ट डेवलप किया गया है वो REM की बेस पे किया गया। वो हमें बता देगा कि REM बेटर है FEM से या REM जो है वो बेटर नहीं है FEM से। तो उसकी बेस पे हम डिसाइड कर लेंगे कि which one we should follow। तो आपने यहाँ पे क्रॉस सेक्शन को रैंडम कर दिया और ओके किया, और यहाँ पे आपको पीरियड में छेड़ने की जरूरत नहीं है, ओके किया। अच्छा, अभी तक आपके लिए ये रिजल्ट्स भी जो है वो काम के नहीं। अब पिछले स्टेप नजर आए, अगर यहाँ पे आपका एक्सेप्ट कर लेता है H0 तो मतलब कि आपका POLS काम का होगा। तो फिर POLS के रिजल्ट्स आपने पोर्ट्रे करने, जो मैंने आपको स्टेप 1 में कहा था कि आप इसको इग्नोर करें। आपने सबसे पहले POLS रन किया था, उसके बाद हमने ब्रूच पैगेन टेस्ट उस पे अप्लाई किया,
अगर उसने रिजेक्ट कर दिया कि ये सूटेबल नहीं है तो फिर तो आप उस पे आ गए रैंडम फिक्स पे। अगर उसने एक्सेप्ट किया कि POLS आपके लिए बेटर है तो फिर POLS के ही रिजल्ट्स आपने पोर्ट्रे किया एक्सप्लेन कर सिंपल रिफ्लेक्शन जो करती है तो वो भी हाँ सिंपल वाले रिफ्लेक्शन के रिजल्ट्स आपके POLS के रिजल्ट्स वो आपने फिर वही फिर वो एक्सप्लेन कर। अच्छा जब आपने रिजेक्ट कर दिया तो POLS हमारे काम का नहीं है, फिर आपने रैंडम टेस्ट के रिजल्ट निकाले, लेकिन अभी तक आप इसको भी जो है वो एक्सप्लेन या इंटरप्रेट नहीं करेंगे। अब आप जाएंगे फिर से वापस उसमें व्यू में फिर से उसी ऑप्शन में फिक्स रैंडम इफेक्ट। थर्ड वन जो है वो लास्ट ऑप्शन आपके पास है कोरिलेटेड रैंडम इफेक्ट्स हाउसमैन टेस्ट। ठीक है जी, तो दोनों ऑप्शंस आपको जो है वो क्राइटेरिया के लिए व्यू के अंदर जाके मिलेंगे, व्यू के अंदर रैंडम और फिक्स इफेक्ट के अंदर मिलेंगी, एक के लिए सेकंड और एक के लिए थर्ड। तो हाउसमैन टेस्ट सिंपल हमने रिलेशन रन किया, पैनल की ऑप्शन में जाके हमने क्रॉस सेक्शन को रैंडम कर दिया। ठीक है जी, वो रिजल्ट्स आ गए, उन्हीं रिजल्ट्स को सामने रखते हुए फिर आप व्यू में गए। व्यू में थर्ड लास्ट ऑप्शन है आपके पास रैंडम और फिक्स वाली, उसमें फिर थर्ड ऑप्शन है हाउसमैन टेस्ट। क्रॉस सेक्शन को रैंडम ओनली क्रॉस सेक्शन। अच्छा जब आपके पास आ गए ये रिजल्ट्स, नहीं अभी हमने कोई भी नहीं चूज किया, हमने REM को रखा है। वो भी इसलिए कि जो हाउसमैन टेस्ट है वो बेसिकली उसकी बेस पे डेवलप किया गया। तो मैंने इसीलिए कहा कि अभी ना रैंडम के वो रिजल्ट्स जो आपके पास आए थे उनको आप रिपोर्ट नहीं करेंगे अनलेस कि हाउसमैन टेस्ट आपको वेरीफाई ना करके कि कौन सा टेस्ट है। रैंडम से पहले हम लोग फिक्स पे नहीं जाएंगे, फिक्स भी तो लिखना पड़ेगा, फिक्स नहीं लिखेंगे फिक्स वाला नहीं, रैंडम देख के अगर हाउसमैन टेस्ट आपसे कहता है कि रैंडम सूट नहीं करता आपको तो फिर आप फिक्स पे जाएंगे। अगर वो कहता है कि रैंडम सूट करता है तो फिर रैंडम के रिजल्ट्स आपके रिजल्ट्स होंगे। अच्छा अब ये आपके पास आ गए रिजल्ट्स, ज़रा नीचे करें इसको। ये वाले रिजल्ट्स यूजफुल होंगे सर? अभी नहीं। अच्छा ऊपर करें। मेरे ख्याल में इसका जो H0 या नल हाइपोथेसिस होता है वो ये होता है कि रैंडम इफेक्ट जो है वो सुपीरियर है फिक्स इफेक्ट से। लेकिन एक दफ़ा आप इसकी वर्डिंग चेक करें, गूगल पे जाके लिखें नल हाइपोथेसिस इन हाउसमैन टेस्ट, कुछ वर्डिंग और यूज़ करते हैं शायद इसके लिए। सर रैंडम नहीं, हाउसमैन टेस्ट हाँ वो आ गया। Null hypothesis is that the preferred model is random effect। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया random effect is superior than fixed effect। एक ही बात है, मतलब ये कि तो मतलब ये कि आपका हाउसमैन टेस्ट का जो नल हाइपोथेसिस है वो ये कहते हैं कि रैंडम बेटर है। अब आप इसको रिजेक्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे, क्राइटेरिया वही, अगर प्रोबेबिलिटी लेस देन 5% है देन रिजेक्ट H0, अगर ग्रेटर देन 5% है देन एक्सेप्ट H0। अब आप देखेंगे क्रॉस सेक्शन रैंडम की टेस्ट समरी, उसका काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक 26.49। तो चले वैल्यू जो भी है प्रोबेबिलिटी आप देखें, प्रोबेबिलिटी है 0.0, इट मींस कि आपने जो है वो रिजेक्ट कर दिया H0। मतलब फिक्स इफेक्ट इज बेटर। हाँ
रिजेक्ट Zero. एच नॉट। तो कहाँ से देख सकते हैं? अब जब आपने रिजेक्ट एच नॉट किया, नहीं, अब आपने रिजेक्ट एच नॉट किया तो फिर फिक्स इफेक्ट, हाँ वो बेटर है, ठीक है। लेकिन हमें दोनों तरह से करना है। दोनों तरह से मुराद कि आपका अगर कोई और डाटा होगा तो माइट भी उसमें जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। सर वो सबसे ऊपर टेस्ट समरी आपने उसकी प्रोबेबिलिटी चेक किया ना? जी, वो जो काई स्क्वायर की है। सर रिजल्ट्स के हिसाब से हम आर ई इस्तेमाल नहीं कर सकते। हैं? ये रिजल्ट जो हमें ये बता रहे हैं कि हम आर ई इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, ये रिजल्ट हमें ये बता रहे हैं कि आपके लिए फिक्स इफेक्ट बेटर है। सही। वो कैसे करें? नल हाइपोथेसिस ये था कि रैंडम इफेक्ट बेटर है, लेकिन आपकी प्रोबेबिलिटी ने इसको रिजेक्ट कर दिया। सही। तो जब ये आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया तो इट मींस यू विल गो फॉर फिक्स्ड इफेक्ट। अच्छा, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा था कि फिक्स इफेक्ट तो हम अभी करेंगे अप्लाई, लेकिन आपके केस में कोई और डाटा आप ले तो माइट भी वहां पे ये रिजेक्ट एच नॉट ना हो, तो फिर आपको यही रैंडम के रिजल्ट्स ही इंटरप्रेट करना होगा। तो जरा वापस जाएं अजीम उस पे एस्टिमेट पे करेंगे। तो इसका मतलब इसका मतलब कि अगर ये एक सिग्नल की प्रोबेबिलिटी आ जाती है काई स्क्वायर की, तो हम लोग बोलते रैंडम मेथड, और ये टेस्ट ये दिए हुए हैं कोएफिशिएंट रैंडम वाले इंटरप्रेट करते नहीं, रैंडम के अलग हम अभी कैलकुलेट करेंगे ना, हैं। ऊपर करें हाउसमैन ने अपने उस पे दिए ना, ये डायरेक्टली रैंडम के नहीं है। ठीक है, जो क्या करते हैं, ये ऑलरेडी पैनल ऑप्शन में देखे रैंडम हुआ है ना इसने। हाँ ठीक है, फिर इसे ओके करें। फिर इसी के थ्रू बता दें। अब ये रिजल्ट्स आपके रिजल्ट्स होंगे इन केस अगर हाउसमैन टेस्ट ने रैंडम को प्रेफर किया होता। अच्छा। लेकिन हमारे केस में याद रखें ये रैंडम बैटर नहीं है। तो ये वाले नहीं यूज करें। हाँ, सही। वी विल गो फॉर फिक्स। लेकिन ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि अगर आपका रैंडम प्रेफर हो जाए हाउसमैन टेस्ट में तो फिर ये रिजल्ट्स तो आपके ये रिजल्ट कैसे है? सिंपली उसी तरह से आप जो है उस पे मेन रिग्रेशन पैनल पे पैनल ऑप्शन में आपने लिया क्रॉस सेक्शन को रैंडम ओके किया, ये रिजल्ट्स ये पहले हाँ वही वाले पहले वाले, आपने ये पहले बता दिया। ठीक है जी। अब ये आपके पास जो है वो आगे रिजल्ट्स, ये वेरिएबल हो गए और ये इसकी प्रोबेबिलिटी, ये उसके साइन। अब मतलब इसका ये बन रहा है कि जो एन है अगर 1 यूनिट इंक्रीज करेगा तो डिपेंडेंट वेरिएबल एल की 0.55 यूनिट इंक्रीज करेगा। लेकिन हमें पता नहीं है कि एल जी है क्या, एल है क्या, हम जस्ट प्रोसीजर फॉलो कर रहे थे, तो बाकी नेगेटिव के साइन के साथ है। अच्छा, अब आप एक चीज़ यहाँ पे और चेक करेंगे, ज़रा व्यू में जाए, ये थर्ड ऑप्शन आपके पास है। हाँ, इसमें करें फर्स्ट ऑप्शन क्रॉस सेक्शन इफेक्ट जी। अब ये आपके पास बता, ये आपके पास है, देखें क्रॉस सेक्शन 18 कंट्रीज थे। आगे इफेक्ट का मतलब है कि ये हर कंट्री का जो है वो है इंटरसेप्ट है। अच्छा। अगर आप हर कंट्री का इंटरसेप्ट देखने में इंटरेस्टेड हैं तो वो आप जाएंगे रैंडम की इक्वेशन रन करने के बाद व्यू में, उसी इक्वेशन की व्यू में सर। हाँ इक्वेशन रन करने के बाद व्यू में जाएंगे। व्यू में आपके पास थर्ड ऑप्शन आएगी फिक्स। अच्छा, फिक्स और रैंडम के नाम से आपके पास आती हैं यहाँ पे दो ऑप्शंस, हाउसमैन टेस्ट के लिए और ब्रोश पैगान के लिए आप नीचे वाले फिक्स रैंडम इफेक्ट पे आएंगे और अलग अलग इंटरसेप्ट देखने के लिए आप ऊपर वाले फिक्स रैंडम इफेक्ट पे आएंगे। तो ये आपने याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। ऊपर वाला है फिक्स रैंडम इफेक्ट्स और नीचे वाला है फिक्स रैंडम इफेक्ट्स टेस्टिंग। क्यों कर रहे हैं हम लोग ये वाला टेस्ट? ये हम इसलिए कर रहे हैं, हम अगर देखना चाहते हैं कि हर कंट्री का कितना कितना अपना अपना इंटरसेप्ट कितना आएगा। वो भी देखना है। नहीं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप देखना चाहते हैं कि जैसा आपने स्टार्ट में कहा था कि हर कंट्री के अपने अपने स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके बेस पे उसकी जो है इंटरसेप्ट अपना अपना हो सकता है, तो ये उनका अपना अपना इंटरसेप्ट है। मतलब उनकी इंटरसेप्ट की इसी के टेस्ट है। नहीं, इंटरसेप्ट एक्सेप्ट, की इंटरसेप्ट। हाँ ये इंटरसेप्ट है। सर तो ये इंटरसेप्ट ओरिजिनल इक्वेशन भी नहीं है। वहाँ पे एक शो होता है, तो सबका बता वो सबका कॉमन बताता है, उसको हम कहते हैं मीन इंटरसेप्ट। बता
मीन इंटरसेप्ट, वो आपका मीन इंटरसेप्ट होता है, एक वैल्यू होती है सबके 18 कंट्रीज के लिए। अब ये 18 कंट्रीज के 18 इंटरसेप्ट्स हैं इंटरसेप्ट है। तो सर फॉर एग्जांपल अगर हमें 18 कंट्री में निकालना होगा तो उसके इंटरसेप्ट को भी प्लस करेंगे हाँ। तो इसका मतलब इसको और वो मेन इंटरसेप्ट को प्लस करके निकलेगा। नहीं, जो अब बैक पे जाए जरा से, उधर एस्टिमेट पे क्लिक करें। जब तो आपने स्टार्टिंग में मैनुअली बताया था प्लस करना। वो मैंने आपको बताया था जब तो रुके, वो मैंने आपको बताया था कि अगर आपने डमी फॉर एग्जांपल 18 कंट्रीज है, डमी आपने यूज किए 17, तो फिर मेन में से उसको आप प्लस माइनस करते हैं। तो कैसे इंटरप्रेट करेंगे? अगर मेन में ऐड कर दिया तो इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? तो यहाँ पे तो आपने मेन में भी डाल दिया, वहाँ भी 18 आ गई। तो सही, मैंने आपसे कहा था अगर आपके पास उतने ही क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे चले हम बार-बार क्रॉस सेक्शन का वर्ड ही यूज करते हैं कि अगर 18 कंट्रीज, अगर आपने डमी यूज किए 17, एक कम यूज किया, तो फिर आप उन 17 को एडजस्ट करेंगे मेन इंटरसेप्ट के साथ। अगर माइनस का साइन है तो उसमें से माइनस कर लेंगे, प्लस का साइन है तो उसमें से प्लस कर लेंगे। लेकिन साथ में मैंने आपसे ये कहा था अगर आपने 18 डमी यूज कर लिए तो फिर हर एक डमी का जो रिजल्ट आएगा वो उसका अपना अपना इंटरसेप्ट होगा, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। सर जब n-1 करेंगे तब करेंगे। हाँ, अच्छा सॉफ्टवेयर ने आपको क्या किया, उसने जो आपको अलग अलग 18 की जो है वो वैल्यूज निकाल के दे दी। अब आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। वो मैनुअल के केस में मैंने आपसे कहा था, आपने जब खुद से डिजाइन करना है एक्सेल में 17 डमी यूज किया आपने, फिर उसको जो है वो इन मेथड में आने के बजाय डायरेक्ट रन कर लिया, तो 17 डमी के साथ भी कुछ रिजल्ट्स आएंगे ना, तो उन डमी को आपने बीटा डॉट के साथ एडजस्ट करना है। अब सॉफ्टवेयर आपको ऑलरेडी जो है इन सारी चीजों को एडजस्ट करके आपको उसने अलग अलग जो है वो वैसे ही इंटरसेप्ट देंगे, वो मैनुअल के लिए। सर लेकिन इसमें जो मेन इंटरसेप्ट है वो तो हम नहीं लिखेंगे ना अपनी इक्वेशन में बढ़ा। वो मेन आपका जो है इंटरसेप्ट है, तमाम कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो भी लिखेंगे और ये भी अलग अलग लिखेंगे। मैं कह रहा हूँ इसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप देखना चाहते हैं कि कौन सा जो है वो कंट्री किस लेवल पे है अपनी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो फिर आप यहाँ पे आके देख लें, वगैरह आप जो है वो मेन को फोकस करें। इट्स टोटली अप टू यू, दोनों ऑप्शन को आपको दे दें। वैसे मैनुअल कैलकुलेशंस तो नहीं करते, मैनुअल कैलकुलेशंस तो नहीं आएंगे। नहीं, आपको मैनुअल नहीं करना ना, मैनुअल तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप एक्सेल में ही कुछ सेट अभी असाइन करते हैं, तो साथ मैंने आपको ये भी बताया था। अब ये सिर्फ हमने लिए 18 कंट्रीज, कुछ स्टडीज आपके पास ऐसी भी मौजूद हैं, 20,000 क्रॉस सेक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है जी। अब मैंने अपने थीसिस में जो किया था, मैंने 40,000 हाउस होल्ड का डेटा लिया, ठीक है जी। अब 40,000 का अगर मैं अलग से इंटरसेप्ट लेना चाहता तो मुझे कितने डमी क्रिएट करना पड़ते, मैनुअल पॉसिबल नहीं होता। तो उन चीज़ों को डील करके फिर आपको जो ये जो डेटा है आपका ये ऑटोमेटिकली करके दे देता है, डमी बैक पे क्रिएट भी कर देता है और उनके रिजल्ट्स भी आपको दे देता है। अच्छा जी, अब आपके हाउसमैन टेस्ट ने आपसे कहा था कि आपके लिए फिक्स इफेक्ट बेटर है। अच्छा, रैंडम अगर उसने कहा था तो यहाँ तक आपके रिजल्ट्स रैंडम है। उसने कहा आपसे कि आपके फिक्स इफेक्ट के रिजल्ट्स जो है वो बेटर रहेंगे, सूट करते हैं आपके डेटा के साथ। जी अजीम जरा एस्टिमेट पे जाएं। ये आपके मेन रिजल्ट्स, सिंपली आपने पैनल ऑप्शन में रैंडम की जगह पे फिक्स कर दिया क्रॉस सेक्शन, बस ये आपके आ गए फिक्स। हाँ, एस्टिमेट इक्वेशन पे जाके फिर आपने रिग्रेशन जो है कमांड लिखी और ऊपर पैनल ऑप्शंस के अंदर गए और एस्टिमेट यहाँ से आया, फिर पैनल ऑप्शन में आपने क्रॉस सेक्शन को पहले रैंडम किया था, फिक्स करके ओके किया,
ये आपके रिजल्ट्स आ गए फिक्स इफेक्ट के। सर इसमें जो आपने अभी बैलेंस निकाली थी, जो आप कह रहे थे इंटरसेप्ट है, उसका क्या पैरामीटर? इसका जो अभी हमने बैलेंस निकाली थी वो सबका अलग अलग इंटरसेप्ट है। अच्छा पहले वाला कंट्री 1 का, कंट्री 1 ऑस्ट्रिया था, दूसरे वाला कंट्री 2 का वो बेल्जियम था, तीसरे वाला कंट्री 3 का वो भी था। तो सर वो इंटरसेप्ट बताना नहीं होता? अभी आपको बता अपने अच्छा जी। अब इसमें भी आप सेम वही कर सकते हैं। सही उसमें जाए व्यू में, ओके व्यू में, और वही थर्ड ऑप्शन थर्ड लास्ट अच्छा डायरेक्ट उसमें थर्ड पे चलेगा। हाँ तो ये इंडिविजुअल इंटरसेप्ट निकालिए। रिजल्ट्स के बाद व्यू में जाए, व्यू में गए ये रैंडम फिक्स इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाके क्रॉस सेक्शन के इफेक्ट। अब ये फिर से आपके पास फिक्स इफेक्ट के इंटरसेप्ट्स आ गए हर कंट्री के। ये डिफरेंट होंगे, आरईएम से डिफरेंट होंगे ये वाले। हाँ डिफरेंट होने को चाहिए क्योंकि थोड़ा सा बैक में मेथडोलॉजी चेंज है, चेंज ज़्यादा नहीं आएगा, हल्का फुल्का आएगा। चलें जी अब आप इसको ज़रा प्रैक्टिस करें तो अपने तौर पे डेटा आपके पास मौजूद है, सारे एक्सपेरिमेंट करते रहे। और क्या करना था वो तो नहीं आप अपने तौर पे भी करें अपने से ज़रा जीरो से थोड़े बहुत तो आप देखें आपको याद रहते हैं सारे स्टेप्स। सलमान वगैरह से पूछा तो इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है? 11 मार्क्स का क्या मार्क्स कोई लेकिन थोड़ी बहुत चेंजेस आए 8 या 9 क्यों नहीं आए? उसका क्या करेंगे? एडजस्ट हो सकता है या फिर फॉर एग्जाम्पल आपकी ऑफिस में आके हो सकता है। देखेंगे शायद कोई वाइवा कंडक्ट कर लेंगे। अच्छा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी जैसे हुआ ये तो आपने सिंपल वाले हो गए पीओएस क्या करूँगा? इसको आप कमांड में इसको आपने जब बीच में साइन डालते हैं तो ऑटोमेटिकली नहीं इसको लॉक लगाइए आपको अगर लगाना चाहें जैसे आप जाइए इसको लगा सकते हैं नहीं अब तो उसने आप सारे अलग दे दिए। या तो डेटा उसमें कंफ्यूज करेगा डेटा वहाँ पे अच्छा 17 का क्या इंटरसेप्ट डिपेंडेंट है ना नहीं या तो आप स्लोप उसकी वो करेंगे इंटरप्रेट या आप उसका कोएफिशिएंट वो करेंगे इंटरसेप्ट आएगा स्लोप सबकी कॉमन है वो आप वीडियो का अलग इंटरसेप्ट आएगा स्लोप सबके लिए 18 के लिए स्लोप
खाली प्रोबेबिलिटी से ही कंपेयर कर रहे हैं ना, ये जो प्रोबेबिलिटी तो वैल्यू साथ में इसलिए गिवन होती है कि अगर आप टेबल के साथ भी कंपेयर करना चाहें तो टेबल के साथ करना चाहिए। मैंने इसमें एक और बात देखी है सर, नहीं नॉर्मल रिग्रेशन रन करने के बाद अगर हम डायरेक्टली अगर हाउसमैन टेस्ट जा रहे हैं तो नहीं हो रहा, हमें पहले एस्टिमेट पे जाके रैंडम चूज करना पड़ा। ऐसे ही वही मैं कह रहा हूँ ना कि रैंडम आप अपनी मर्जी से नहीं करते, हाउसमैन टेस्ट के बेसिस पे बेस। कर रहे हैं। अच्छा जी, आप में से किसी का क्वेश्चन था कि मैंने ये वेरिएबल चूज़ किया है तो क्या मैं दूसरा ये वेरिएबल और कौन सा चूज़ करूँ, ठीक है, रिपोर्ट के पर्सपेक्टिव में। अच्छा, उसका आंसर ये है, जब आप टॉपिक सोचते हैं ना अपना, जो भी आपने डिसाइड किया, तो उस टॉपिक का जो आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं, वो लिटरेचर रिव्यू मेनली इसीलिए करते हैं कि आपको सारा पता चल जाए कि लोगों ने, दूसरे ऑथर्स ने कौन कौन सी जो है वो वेरिएबल चूज़ किए, कौन कौन सी मेथडोलॉजी अप्लाई की है, तो वो आपको वहाँ से गाइडलाइन मिलती है। इसका एक बिल्कुल सिंपल सा सलूशन ये होता है, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मैंने 10 स्टडीज़ का लिटरेचर रिव्यू किया, पहली स्टडी ने जो मेरी, अच्छा अब आपको ये तो पता है, फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू चेक द इम्पैक्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। अब जब आप ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, इट मींस कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल इज इकोनॉमिक ग्रोथ, और इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेजर्ड बाय द जीडीपी, ठीक है। इट मींस कि जीडीपी तो आपका डिपेंडेंट डिसाइड हो गया। अब इंडिपेंडेंट में अगर आप जो है थोड़े से रिलेक्टेंट हैं कि आप चेक कर रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑन जीडीपी, तो एक्सपोर्ट भी आपके इट मींस के कंफर्म है, तो आपका कोर वेरिएबल है, एक्सपोर्ट भी आपने साइड पे कर लीजिए, 2 वेरिएबल तो आपके कंफर्म हो गए। अब बाकी आप देखना चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट वाली साइड पे कौन से मेरे जो है वो कंट्रोल वेरिएबल्स आएंगे। एक कोर वेरिएबल होता है जो किसी सूरत जिसको आप ड्रॉप नहीं कर सकते, और इसके अलावा जो दूसरे सपोर्टिंग वेरिएबल होते हैं, आप उनको सपोर्टिंग वेरिएबल कहते हैं या उनको कंट्रोल वेरिएबल्स कहते हैं। कंट्रोल वेरिएबल्स में अगर आप थोड़े से रिलेक्टेंट हैं तो फिर आप देखें, आपने पहली स्टडी दी, फॉर एग्जांपल उन्होंने ए बी सी डी ये 4 कंट्रोल वेरिएबल लिए, आपने सेकंड स्टडी दी, उन्होंने ए और डी और ई ये लिए, थर्ड स्टडी आपने देखी, उन्होंने डी ई और जी, फोर्थ देखी, उन्होंने बी डी ई। अब ये आपके पास आ गई एक लिस्ट 4 5 10 आर्टिकल। फिर आपने देखा कि 2 लोगों ने ए यूज किया, चार लोगों ने डी यूज किया, 4 स्टडीज थी, 4 लोगों ने डी यूज किया, इट मींस कि डी इज इंपॉर्टेंट, डी को आप जो है इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, ई आपने देखा, 4 में से 3 स्टडीज ने यानी कि 75% ने ई भी यूज किया, मींस दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। जी सिर्फ एक ने यूज किया, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। बी 2 ने यूज किया, ए 2 ने यूज किया, सी 1 ने यूज किया, तो इट मींस कि ये एक वाले तो बिल्कुल जो है वो आप भी इग्नोर हो सकते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी ने यूज किए जैसे डी और ई, इनको आप इग्नोर ना करें, क्योंकि आपको वहाँ से मिलते हैं आपके वेरिएबल्स। बताने को मैं भी आपको बता दूंगा, लेकिन उस पर आप आंखें बंद करके बिलीव कर लेंगे कि ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप वहाँ से अपने वेरिएबल जनरेट करें, फिर आपके पास जस्टिफिकेशन होगी कि मैंने ये वेरिएबल्स किए हैं, इसकी क्या लॉजिक थी, और ये लिटरेचर में फलां बंदे ने ऑलरेडी यूज़ किए हैं और उन्होंने इसकी ये जस्टिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंस बताई हुई है अपने आर्टिकल में कि ये डी का क्या मतलब है, देखते हैं क्या इफेक्ट हो सकता है इसका और क्या हुआ हमारे केस में। ये आपके वहाँ से वेरिएबल्स आप जो है वो अपने डिसाइड करें। अगर आपको कुछ से समझ नहीं आती, अगर आपको थ्योरेटिकली पता है कि थ्योरेटिकली कौन सी चीज़ किस पे इम्पैक्ट कितना कर रही है, तो फिर ठीक है, आप जो थ्योरेटिकली जस्टिफाई कर दें, अदरवाइज ये आपके पास जो है अप्रोप्रिएट वे होता है। सर हमें लिटरेचर व्यू देना ज़रूरी है? हाँ, सर भाई रिपोर्ट में क्या है वो फॉरेन इंट्रोडक्शन लिटरेचर
मेथोडोलॉजी, मॉडल, रिजल्ट्स, इंटरप्रिटेशन, कंक्लूजन, ये तो हम देखा ना हमने कि जितना टाइम सीरीज़ के केस में जितना डेटा ज़्यादा सालों का होगा उतना आपका रिजल्ट अच्छे आएगा। जितना मैक्सिमम आपको मिलता है आप वो यूज़ कर लें। रिपोर्ट्स आपकी 10 से 15 की रखेंगे हम यूएस को रिजेक्ट होगा डायरेक्ट ना ये किसका है? हाँ वो 20-25 का क्या रिपोर्ट बड़ा नाम कोई इसका क्या करेगा? बाकी मार्क्स कहाँ है 10 से 10 to 15 रखें। 10 to 15 का हम रखेंगे। अगली क्लास में आपका एक क्विज़ रखेंगे हम, उसके बाद देखेंगे कि कितने मार्क्स बचते हैं। टॉपिक जो है वो मिड के बाद क्विज़ नहीं हुआ ना, तो मिड के बाद के टॉपिक से लेके आज तक के किसके नहीं A1 से लास्ट दो क्लास पता है नहीं डेंडिंग नहीं है मुझे नहीं लग रहा, कुछ कह रहे हैं कि डेट ये है यार ऐसा नहीं करो प्रेजेंटेशन के बीच बीच में भी पता नहीं कुछ कह रहे हैं कि है, कुछ कह रहे हैं नहीं है, पता नहीं। पता नहीं इस दफ़ा असल में वो समर नहीं ऑफर हो रहा अच्छा ना सवाल है पूरा सारा। मतलब रिकॉर्ड दूंगा ना वो अच्छा है ना प्रैक्टिकली आपका, तो वो आप एक स्टेप भी बीच में मिस हो गया तो आपका वो फ़ायदा नहीं। रिलेटेड है ना सर 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 मुझे आप एक बात बता दो नेक्स्ट डे उसके लिए गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट की क्लास में तभी तो अगला रखा है कुछ ना कुछ कंपनसेशन। नहीं वो मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर इतने मज़े आ रहे हैं ऐसा होता है वैसे